हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ बोल्टेड, रिवेटेड एंड वेल्डेड जॉइंट का। ठीक है, इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर्स में गेट में जो क्वेश्चन आए हुए थे बोल्टेड, रिवेटेड और वेल्डेड जॉइंट से रिलेटेड, वो मैं सारे कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गेट 2007 में क्वेश्चन आया बोल्टेड जॉइंट का, वो करवाता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बोल्टेड जॉइंट इज शोन बिलो। ये एक टाइप का डायग्राम है जिसमें ये बोल्टेड जॉइंट दे रखे हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन मेगा पास्कल एट ए एंड बी, तो हमसे पूछा हुआ है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट ए एंड बी। ठीक है, कितना तो दिखा रखा है यहाँ पर 10 किलो न्यूटन का एक लोड लगा रखा है, और ये ब्रैकेट है जो किसी कॉलम से अटैच है बोल्ट के थ्रू। ठीक है, 3 बोल्ट दिखा रखे हैं ए बी सी। ठीक है, तो ये जो 10 किलो न्यूटन का लोड है, इस पर कोई तो ये 10 किलो न्यूटन का लोड जो ये बोल्ट्स 3 लगा रखे हैं, इन पे क्या कहते हैं, कोई ना कोई बोल्ट लोड इंड्यूस करा रहा हो, मतलब इन पे स्ट्रेस लगा रहा है डिफरेंट टाइप के। ठीक है, तो ये जो 10 किलो न्यूटन है का लोड, जो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये 3 बोल्ट्स हैं। अब ये 40 सेम डिस्टेंस पर हैं, इस यहाँ से 40। ठीक है, और तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर आएगा सी जी यहाँ पर आएगा। आपको पता, अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती तो हम उसका कैलकुलेशन के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, तो पर हमको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ से सेम डिस्टेंस 40 है, और 40 है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर आ गया इसके सेंटर पे। तो जो ये 10 किलो न्यूटन का लोड है, और ये जो बोल्ट है, अब बोल्ट का ये क्रॉस सेक्शन है। बोल्ट तो ऐसे होगा, ऐसे लगा रखा होगा बोल्ट, तो ये उसका क्रॉस सेक्शन है। तो जो ये एक्सेज है, ठीक है, तो अब आपको ही पता है कि ये जो लोड है, अगर और ये क्रॉस सेक्शन है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर एक्सेज है। तो इस पे ये जो अगर कोई भी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, और मैं अगर ये ऐसे लोड लगाता हूँ तो शियर लोड आएगा। ठीक है, ये शियर लोड आएगा इस क्रॉस सेक्शन के। अगर मैं लोड ऐसे लगाता तो यहाँ पर शियर लोड आएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे लगाता इसके ऐसे तो टेंसाइल आता। अगर पैरेलल टू एक्सिस लगाता, परपेंडिकुलर टू एक्सिस लगा रहा हूँ इसके, तो शियर लोड आएगा। तो ये तो एक शियर लोड आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये शियर लोड, मान लो ये P1 आ गया, और ये 10 किलो न्यूटन एक टॉर्क भी जनरेट करेगा। अगर टॉर्क कैसे जनरेट करेगा, जैसे ये बोल्ट है, ऐसे ये बोल्ट लगा रखा है, ऐसे बोल्ट है। ठीक है, और अगर ये यहाँ पर लोड लगा हुआ है, तो ये ऐसे करके इस डिस्टेंस से ये टॉर्क जनरेट करेगा। ठीक है, ऐसे करके टॉर्क जनरेट करेगा, क्योंकि जो ये एक्सेज है, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सेज है, अगर इसके पैरेलल होती तो ये मोमेंट जनरेट करता, बेंडिंग मोमेंट आता, पर यहाँ पर टॉर्क का जनरेट होगा ये। ठीक है, तो ये टॉर्क जनरेट होगा, तो वो टॉर्क जनरेट करने के लिए एक लोड ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, क्योंकि नीचे और ये ऊपर, तो ऐसे करके टॉर्क लगेगा एक। ठीक है, और जो ये 10 किलो न्यूटन है, तो ठीक है, तो दो एक बार, और ये जो शियर लोड 10 किलो न्यूटन का है, ये तीनों में इक्वली डिवाइड होगा। ये 3 बोल्ट है ना, तो तीनों बोल्टों में इक्वली डिवाइड होगा शियर लोड। मान लो प्राइमरी लोड हो गया P। ठीक है, पर जो टॉर्क होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड ही घूमेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड। अब अगर पहली कंडीशन की बात करें, अब मैं इसका कैसे सॉल्व करता हूँ। जैसे पहला क्या है, जो 10 किलो न्यूटन का जो P1 है और जो P2 है, वो इक्वल एंड अपोजिट इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। इक्वल एंड अपोजिट लोड लगे हैं। ठीक है, क्योंकि जो शियर लोड यहाँ पर आया वही शियर लोड P1 इक्वल टू P2 है। ठीक है, और एक ये प्राइमरी लोड यहाँ PP भी लगा है। तो जो ये P1 है,
जो ये P1 है, अब जैसे P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, क्योंकि ये जो 10 किलो न्यूटन का लोड है मैंने यहाँ पर इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है। तो ये जो लोड है मैंने यहाँ पर ये ट्रांसफ़र कर दिया। तो जो ट्रांसफ़र करा है तो वो एक तो 10 किलो न्यूटन का शियर लोड देगा और एक टॉर्क जनरेट करेगा जो P2 के थ्रू जनरेट करेगा। ठीक है, एक तो ठीक है, ये 10 किलो न्यूटन का लोड मैंने इस बोल्ट पे ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं यहाँ पर नहीं देखूंगा, केवल यहाँ पर देखूंगा। यहाँ पर एक 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, एक टॉर्सनल शियर स्ट्रेस टॉर्क लगा हुआ है। ठीक है, तो जो P1 इक्वल टू P2 है वो 10 किलो न्यूटन है। अब ये मान लो E है, इसेंट्रिसिटी, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये लोड कितनी डिस्टेंस पे लगा हुआ है, 150 mm के डिस्टेंस पर। तो जो ये अब मैं निकालूंगा जो ये P1 है, P1 का इफेक्ट निकालूंगा कि ये P1 का इफेक्ट इन तीनों बोल्ट पे क्या काम करेगा। इफेक्ट ऑफ P1, तो जो P1 इफेक्ट है तो जो P1 है वो इन तीनों बोल्टों पे इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, तो ये तीनों बोल्टों पे इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि 3 बोल्ट लगे हुए हैं तो शियर लोड तीनों पे इक्वली डिवाइड होगा। तो जो प्राइमरी फोर्स है P1/3 तो 10/3 किलो न्यूटन, तो 10/3 इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद तो जो ये P2 है इसका इफेक्ट निकाल दूंगा, इफेक्ट ऑफ P2 एंड, और जो ये F है तो ये एक टॉर्क जनरेट करेगा F। ठीक है, क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज, तो टॉर्क आएगा यहाँ से ये 10 किलो न्यूटन और डिस्टेंस कितना है 150। ठीक है, 10 किलो न्यूटन है तो 10⁻³ तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ 4 5 10⁻³ न्यूटन mm। ठीक है, 15 10⁻³ न्यूटन mm, इतना टॉर्क जनरेट होगा यहाँ पर इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू, यहाँ पर क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज, अगर मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकता, क्लॉकवाइज एक टॉर्क जनरेट होगा इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमको शियर स्ट्रेस और वो सब निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट A एंड B। तो जो प्राइमरी फोर्स है PP, प्राइमरी फोर्स जो PP दे रखा है, इसकी वजह से डायरेक्ट शियर स्ट्रेस क्या आएगा, इसकी वजह से जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है वो क्या आएगा। ठीक है, ड्यू टू प्राइमरी फोर्स, तो ठीक है, मैं यहाँ पर टॉ शियर स्ट्रेस, अगर मैं B पे बात करूँ P/A। ठीक है, ठीक है, जो प्राइमरी फोर्स है PP, ठीक है, PP/A एरिया हो गया। तो कितना है ये 10/3 दे रखा है किलो न्यूटन, मैं न्यूटन में ले लिया। एरिया कितना है π/4। शियर स्ट्रेस है ना, क्रॉस सेक्शन के अलोंग लग रहा है, बोल्ट का जो बोल्ट है उसके क्रॉस सेक्शन पे, तो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन का एरिया आएगा। तो π/4 d², d डायमीटर ऑफ बोल्ट है। ठीक है, हमको दे रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 होल्स हैं, M10 क्या कहते हैं, स्पेसिफिकेशन होता है, मतलब बोल्टों को डिजाइनिंग को दर्शाने के लिए। तो मीट्रिक, M का मतलब मीट्रिक थ्रेड, और 10 मतलब उसका नॉमिनल डायमीटर, जो डायमीटर होता है। ठीक है, नॉमिनल
1.75 ये पिच हो गई, फाइन पिच है उसकी, पिच दे रखी है 1.75 mm की। तो यहाँ पर हमको पिच की भी ज़रूरत नहीं है। तो डायमीटर कितना है 10 π/4 d²। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 42.44 42.44। ठीक है, मेगा पास्कल। ये तो हो गया डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। ठीक है, और ये जो शियर स्ट्रेस है वो सब में सेम होगा। इस पे भी इतना ही शियर स्ट्रेस लगेगा, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस उतना ही डायरेक्ट शियर स्ट्रेस इस पे लगेगा, उतना ही डायरेक्ट शियर स्ट्रेस इस पे लगेगा, क्योंकि प्राइमरी फोर्स तीनों पे इक्वल है और डायमीटर भी सबका इक्वल है और क्रॉस सेक्शन लगेगा भी। ठीक है, तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस तीनों पे इक्वल लगेगा। अब एक टॉर्सन क्या कहते हैं, टॉर्सनल लोड भी लगा था, इसकी वजह से एक टॉर्सनल शियर स्ट्रेस भी आएगा। ठीक है, तो वो जो आएगा, अब वो कैसा आएगा, देखो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो जैसे ये जो रोड है इसको इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू ये क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो ये जो बोल्ट है ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो अगर मैं इस पर डायरेक्ट सेकेंडरी शियर स्ट्रेस लगाऊँ, सेकेंडरी शियर स्ट्रेस इसको कहेंगे, तो ये लोड इस पर लगेगा। तो मान लो ये PSC लगा, सेकेंडरी शियर स्ट्रेस, सेकेंडरी शियर लोड। ठीक है, एट सी, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये लोड और ये इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू ये रोटेट करेगा ये लोड, तो यहाँ से और ये, तो ये ऐसे करके रोटेट करेगा, नहीं करेगा। अब ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो ये लोड ऐसे, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये लोड यहाँ पर लगेगा, तो ये लगा सेकेंडरी लोड एट ए। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है। अब ये बोल्ट है, अब ये भी रोटेट करेगा, पर ये कहाँ रोटेट करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी बोल्ट पे लगी हुई है, तो ये अपने ऐसे ही रोटेट करेगा अपने, क्योंकि लोड इसी पर लगा हुआ है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पर है, तो लोड रोटेट करने की कोई बात ही नहीं हुई। अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे, तो जब इक्वल करेंगे, जब ये 10 किलो न्यूटन का लोड इसको रोटेट करा रहा है, तो मतलब मानो तो ये PSA। अब यहाँ पर आप देखो, जो ये डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहाँ पर 40 mm, यहाँ पर 40 mm, मतलब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, रेडियस मान लो, रेडियस है RAB इज इक्वल टू है RBC। ठीक है, RAB के इक्वल है। तो ड्यू टू सिमिट्री, क्योंकि ये जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर है, बोल्ट और बोल्ट जो है वो सेम बोल्ट है, कोई बोल्ट अलग नहीं है, मतलब बोल्ट का क्रॉस सेक्शन मतलब सेम बोल्ट है, तीनों बोल्ट सेम है, कोई बोल्ट अलग नहीं है। ड्यू टू सिमिट्री, तो जितना लोड ये जो सेकेंडरी लोड PSA लगा है उतना ही सेकेंडरी लोड PSC भी लगेगा। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, जो PSA है वो इज इक्वल टू है PSB के। ठीक है, सेकेंडरी लोड PSA एट PSC।
ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उतना यहाँ पर है, और जितना ये वोल्ट भी सेम है, ठीक है। तो सब ड्यू टू सिमेट्री हम कह सकते हैं कि जितना लोड यहाँ पर लगेगा उतना ही लोड यहाँ पर लगेगा। तो अगर मैं 10 किलो न्यूटन, अब देखो यहाँ पर इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, पी एस ए, एक टॉर्क जनरेट हो रहा है, तो मैं एक टॉर्क यहाँ पर पी एस ए मल्टीप्लाइड बाई आर ए बी प्लस पी एस सी मल्टीप्लाइड बाई आर बी सी, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर जो ये लोड, अब ये यहाँ पर भी सेकेंडरी ये लोड लगेगा, पर ये जीरो हो जाएगा क्योंकि इसकी वजह से कोई टॉर्सनल मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, जीरो हो गया। इज इक्वल टू ये 10 किलो न्यूटन की वजह से, क्योंकि जो टॉर्क रोटेट हो रहा है ये इसी लोड की वजह से तो हो रहा है, तो 10 किलो न्यूटन 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई कितना है 150 mm। तो इक्विवेलेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो गई, क्योंकि जितना इसने रोटेट करने में इसको लगाया उतना ही इन्होंने भी उतना ही टॉर्क लगा, जितना इसने टॉर्क लगाया इन्होंने भी उतना ही टॉर्क लगाया, तो ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो गई। तो पी एस ए और पी एस सी दोनों इक्वल है, आर ए बी और आर बी सी इक्वल हैं, तो ये हो गया पी एस ए इंटू आर ए बी, ठीक है। तो हमको क्या कहते हैं, सेकेंडरी लोड आर ए बी हमको पता है कितना है 40 mm, पी एस ए मल्टीप्लाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहाँ से पी एस ए की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आएगी, $18.75 किलो न्यूटन आ गई, ठीक है। अब यहाँ से सेकेंडरी शियर स्ट्रेस निकालें फिर, अब ठीक है, क्योंकि ठीक है, तो ये इतना लोड आ गया। अब सेकेंडरी शियर स्ट्रेस निकालते हैं, सेकेंडरी शियर स्ट्रेस एट ए, पी एस ए डिवाइडेड बाई ठीक है सेकेंडरी शियर स्ट्रेस, है नहीं, ये हो गया। अब एक मिनट रुको, अब हमको ना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है, ये से निकाल दिया, पीपी आ गया, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमको पूछा है। तो दो लोड लगे इस बोल्ट पर, एक प्राइमरी लोड लगा, एक सेकेंडरी लोड लगा, ठीक है। इसका जो रिजल्टेंट है, तो इसका आप रिजल्टेंट निकालेंगे, क्योंकि हमको मैक्सिमम, तो इन दोनों लोडों की वजह से क्या रिजल्टेंट आया, ठीक है, रिजल्टेंट होगा एक, तो वो निकालना है। तो ठीक है, तो पी एस हमको पता चल गया, प्राइमरी फोर्स हमको पता है 10/3, तो इसका रिजल्टेंट लोड क्या होगा, रिजल्टेंट लोड, ठीक है। तो एक टाइप की वेक्टर इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो ये इसके परपेंडिकुलर है, देखो तो क्या होता है इक्वेशन रिजल्टेंट लोड का, मतलब मैंने लोड को आर कर दिया, तो अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस पी एस ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू पी एस ए कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट इक्वेशन होती है। तो थीटा यहाँ पर कितना है 90 है, कॉस 90 कितना हो गया 0 हो गया, तो यहाँ से पी कितना है, कॉस यहाँ थीटा 90 से 0 कर देंगे, पी कितना है 10/3
का स्क्वायर प्लस PSA कितना है 18.75 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आएगा? (19.04 किलो न्यूटन आ गया। ये रिजल्टेंट लोड हो गया। ठीक है, अब रिजल्टेंट लोड हो गया। अब यहाँ से हमको पूछा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना लगेगा। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टॉ मैक्स टॉमैक्स क्या होगा? PYA 19.04 π/4 d स्क्वायर। ठीक है, दो सौ बयालीस। ठीक है, 242.6। यह आ गया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट ए पर। अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट बी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट बी कितना होगा? तो अब देखो, इसमें कोई सेकेंडरी लोड तो लगा नहीं है। ठीक है, इसमें एक ही लोड लगा है, प्राइमरी लोड। तो उस प्राइमरी लोड की वजह से कितना शियर स्ट्रेस आया था वो हमने निकाला है। बी पे कितना आया था? 42.44 मेगा पास्कल। समझिए, ए पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 242.6 मेगा पास्कल और बी पे 42.44 मेगा पास्कल। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो गया, पर ये वाले क्वेश्चन में बहुत टाइम लगता है। मतलब मैंने समझाने में टाइम लगाया है, पर आपको अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व गेट में सॉल्व करोगे तो एकदम इतना वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हाँ इतना वो समझाने के लिए इतना टाइम लगा है। ठीक है।